गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि है बैंकिंग सेक्टर का विकास। क्योंकि आज हम लोग बैंक हर जगह देखते हैं और बैंक का हमारे देश में होना हमारे देश के विकास के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जनरली हम तो देखते हैं कि बैंक होता है, बैंक का क्या काम होता है, बैंक में हम पैसे जमा करते हैं और बैंक से हम लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो फ़ायदा एक एक नंबर हो गया कि हमें बैंक में पैसा हमारा सेफ्टी रहेगा, सिक्योर रहेगा, कोई भी चोरी वगैरह का डर नहीं रहेगा। उसके अलावा हम जब चाहे तब तो हम लोन भी ले सकते हैं। तो हम ये भी जानेंगे आज के वीडियो में कि आखिर बैंक जो हुआ है, वर्तमान समय में जो बैंकिंग सेक्टर हम देख रहे हैं, उसका शुरुआत कैसे हुआ था। आज हम लोग बहुत सारे तरह के बैंक देख रहे हैं। सरकारी बैंक भी होता है, प्राइवेट बैंक भी होता है, विदेशी बैंक भी होता है। सारे बैंक हमारे देश में काम कर रहे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर का शुरुआत कैसे हुआ है, तो उसको हम लोग आज के वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो बैंक तो हमें मालूम है कि बैंक होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि बैंकिंग क्षेत्र होता है देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आम आदमी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, लोगों के लिए ज़रूरी होता है, तो एक तरीक़े से लोग से ही तो लोग का विकास मतलब देश का विकास होता है, यही होता है ना। और वर्तमान में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका हर आदमी को पता है। यानी कि बैंक होता क्या है, बैंक में क्या काम होता है, लगभग लगभग हर आदमी को पता है और बैंक का इस्तेमाल सभी कोई करते हैं। आज का बहुत सहूलियत हो गया है, एटीएम आ गया, एटीएम से हम कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। पैसा जमा करने वाला भी एटीएम आ चुका है। तो बहुत सारे सहूलियत हो गया, और जो कि हमें सिक्योर रखता है, पैसा को चोरी डकैती होने का हमें कोई किसी तरह का कोई डर नहीं रहता। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर का विकास किस तरह से हुआ, कैसे एकदम स्टार्टिंग में बैंक कैसा था, वो चीज़ हम लोग चलिए 3 चरणों में इसको समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम लोग समझते हैं कि 3 चरणों में बैंकिंग क्षेत्र का विकास हुआ है। तो पहला चरण 1786 लेके 1969 तक के समय को कहा जाता है। यानी कि इस समय में इस तरह 600 के लगभग बैंक काम करते थे भारत में। 600 जो बैंक काम करते थे, समझिए एक बैंक क्या होता था, एक संस्था होता था जिसमें लोग पैसा उधार लेते थे, पैसा जमा करते थे। लेकिन ये उस समय सरकारी नहीं था। आज जो हम सरकारी बैंक देख रहे हैं ना, और आरबीआई के अंदर में काम करता है, ये सब उस समय नहीं था। उस समय सिर्फ अपना कोई भी आदमी बैंक खोल लेता था। आज के समय में तो कोई आदमी जब मन चाहे तब तो बैंक नहीं खोल सकता, उसके लिए आरबीआई से रजिस्ट्रेशन करना होगा, आरबीआई से लाइसेंस लेना होगा आज के समय में। लेकिन पहले क्या होता था, कोई भी आदमी बैंक खोल लेता था, अपना कुछ पैसा है ना तो बैंक खोल लिया। तो इसी तरह का पहले जो खुद ही मालिक था, उस टाइप का बैंक लगभग 600 बैंक कार्य कर रहे थे। और इसी तरह बैंकिंग उद्योगों में कुछ महत्वपूर्ण विकास भी हुआ, और धीरे धीरे क्या हुआ, बैंकिंग क्षेत्र में कुछ विकास होने लगा। तो बोला जाता है कि बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, देश का पहला बैंक था। ये इंडिया नहीं, बैंक ऑफ हिंदुस्तान लिखा हुआ है। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया हिंदुस्तान देश का सबसे पहला बैंक था, और इसी बैंक से बैंकिंग क्षेत्र का नींव रखा गया था। मैंने स्टार्टिंग में पहला बैंक इसी को बोला था। लेकिन फंड के अभाव में, समझिए बात को, ये बैंक सबसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान तो पहले बना था, लेकिन फंड के अभाव में यह 1932 में इसका अस्तित्व खत्म हो गया, मैंने बंद हो गया। बैंक बंद होने की वजह, बैंक के पास तो पैसा होना चाहिए, और उस समय तो सरकारी तो था नहीं, कोई भी आदमी खोल लेता था बैंक, और उसके पास पैसा होना चाहिए था। लेकिन उस समय पैसा की कमी के कारण ये बैंक जो स्टार्ट हुआ था वो बंद हो गया था। फिर समय बीता। ठीक है, तो समय बीता तो 3 नया बैंक खुला था। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो अंग्रेजों ने थे, अंग्रेजों ने यहाँ पर 3 बैंक की स्थापना करी थी। वो 3 बैंक कौन था, वो बैंक था बैंक ऑफ बॉम्बे, जो कि 1840 में बना था, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कोलकाता। ये 3 प्रेसिडेंसी जो मेन शहर थे, वो 3 मेन शहर में 3 शहरों के नाम से ही बैंक की स्थापना की थी। वो भी किसने किया था, अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। समझिए बात को, देश में अगर बैंकिंग शुरुआत किया था तो अंग्रेजों ने किया था। 3 टाइप का बैंक हो गए, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कलकत्ता। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है, तीनों बैंक मिल जाते हैं, यानी कि तीनों बैंकों का विलय हो जाता है और उसका नाम पड़ जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये जो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता रहता है, तीनों बैंक का विलय हो जाता है, मिल जाता है, और उस तीनों बैंक को नाम मिला के बोला जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है 1955 में इसी इंपीरियल बैंक को नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया है। जो आज हम लोग देखते हैं ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई जिसको हम लोग कहते हैं, ये एसबीआई का सोचिए कि सबसे पुराना बैंक था। ये स्टार्टिंग से इस टाइप का नाम था। 3 बैंक पहले मिले
3 बैंक मिलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया उसका नाम पड़ा। फिर उसका नाम 1955 में बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो आज हम लोग जो देख रहे हैं ना, भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इसका जो नेटवर्क भारत में हर कोने कोने में है, इसके अलावा विदेशों में भी है, यानी कि सबसे बड़ा बैंक और सबसे बड़ा सरकारी बैंक भी है यही। इसके अलावा उस समय पंजाब नेशनल बैंक और इलाहाबाद बैंक समेत कई बैंक अस्तित्व में आए उस समय में, जो 1932-1969 के बीच में। उसी समय बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक भी बना और इलाहाबाद बैंक भी बना था। फिर हम लोग दूसरा चरण को देखते हैं, जो कि 1969 से लेकर 1991 तक के बीच के समय को कहा जाता है। ठीक है। अब जो उस मैंने पहले बताया कि जो पहले जो बैंक होते थे वो सेल्फ होते थे, एक आदमी चलाते थे या संस्था चलाते थे। उसमें कोई सरकारी रूल रेगुलेशन नहीं होता था। अपने मर्जी से ब्याज उधार लेते थे, जब मन चाहा ब्याज बढ़ा देते थे, जब मन ब्याज कम कर लेते थे, है ना। तो फिर जब दूसरा चरण आया तो कुछ बदलाव आया। देखिए क्या हुआ कि दूसरा चरण में 1947 में तो भारत आज़ाद हो गया था। 1947 भारत आज़ाद हो गया। तो उसके बाद मैंने स्वतंत्रता के बाद, यह स्वतंत्रता के बाद का समय था जब लोग निजी बैंकों के बजाय साहूकारों पर निर्भर रहना पसंद करने लगे। अब पहले जितना भी बैंक था वो निजी बैंक थे। निजी बैंक लोग बहुत मनमानी करते थे, तो लोग क्या करे थे, लोगों को निजी बैंक में उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, तो वो लोग साहूकारों से लोन लेने लगे। और साहूकार से लोन लेने लगे और साहूकार भी ये लोगों को बड़ी परेशान करने लगा, मनमाना ब्याज वसूलने लगा। अगर उसका लोन नहीं चुका पाता था, बड़े तरह तरह की परेशानी करता था, कोई भी सामान वो जब्त कर लेता था। तो यानी जब ये सारा चीज़ को जब सरकार के अंदर पता चला कि ये बैंकिंग सिस्टम देश में कितना ख़राब है, तो सरकार ने इसमें बदलाव करने की सोची। उसने सोचा कि जितना भी प्राइवेट बैंक था सबको सरकारी कर दिया जाए, और इसीलिए उन्हें 1969 में 14 को वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण मतलब सरकारी बना दिया। जब सरकारी बना दिया तो सरकार के अंदर में वो आएगा, सरकार उसको रूल रेगुलेशन बनाएगा। यानी कि जब सरकार रूल रेगुलेशन बनाएगा तो आम आदमी का ख्याल जरूर करेगा। ठीक है। तो इस कदम का मुख्य उद्देश्य लोगों में बचत की प्रवृत्ति बढ़ाना, साहूकारों के अत्याचार और ऊंची ब्याज दर से छुटकारा दिलाना तथा कृषि क्षेत्र में समर्थन देना था। जो मेन मकसद यह था कि प्राइवेट बैंक को सरकारी कर दिया गया 1969 में। तो उसका मकसद क्या था, ताकि लोग बचत करेंगे, बैंक में पैसा जमा करेंगे, और साहूकारों का अत्याचार था, लोगों को बचाना था। उसके बाद कृषि में के लिए लोगों को अगर किसी तरह की मदद की ज़रूरत है तो वो लोन देता था बैंक वाला। तो यहाँ पर देखिए 1969 में हमने बताया कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी कि 14 का सरकारी बैंक बना था। तो उस कुछ बैंकों का हमने नाम यहाँ पे बताया हुआ, सरकारी बैंक जो 1969 बने थे, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, देना बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा इलाहाबाद बैंक भी ये था। यानी कि कुछ बैंकों का हमने नाम लिखा है। कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री का कार्यकाल का बात है ये वाला। ठीक है। जैसे 1969 के बाद 1969 में जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो सरकार ने 1980 में क्या किया, और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। यानी कि और 6 बैंकों को सरकारी कर दिया। और वो बैंक कौन से थे, तो कॉरपोरेशन बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ये सारे बैंक थे जिसको फिर से 6 बैंकों को बाद में सरकारी कर दिया। पहले तो 14 बैंकों का सरकारी किया, बाद में 6 बैंकों का सरकारी, यानी कि कुल अब 20 बैंक सरकारी बैंक हो गए थे देश में। ठीक है। अब ये विकास हुआ। उसके बाद इसी समय में कुछ वित्तीय संस्थान की भी स्थापना हुई। जैसे निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के अलावा भारत सरकार ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए कुछ वित्तीय संस्थान की स्थापना की। वित्तीय संस्थान ये भी पैसा लेन देन से रिलेटेड ही होते थे। तो देखिए क्या क्या थे। तो देखो एक बैंक होता है एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक नाम से पता चल रहा है, एग्जिम यानी एग्जिम ऐसे लिखते हैं, एग्जिम बैंक, यानी कि इसका मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। यानी कि इस बैंक में आयात और के साथ साथ निर्यात को बढ़ावा दिया जाता था। आयात, जैसे आयात होता है ना कि किसी देश से खरीद बिक्री करते हैं, अगर किसी दूसरे देश से अगर सामान खरीदते हैं तो उसको खरीदते हैं तो आयात, और दूसरे देश को बेचते हैं तो उसे निर्यात बोलता है। तो इन सब गतिविधियों में ये मदद करता था एग्जिम बैंक। उसके बाद है राष्ट्रीय आवास बैंक। ये क्या करता था कि आवास बनाने के लिए, लोगों को घर बनाने के लिए लोन देता था। तो इसलिए ये राष्ट्रीय आवास बोर्ड का स्थापना हुआ। उसके अलावा इसका है, देखिए ये है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यानी कि नाबार्ड। और ये बैंक का स्थापना क्यों हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ कृषि क्षेत्र में लोगों को मदद करने के लिए। कृषि में लोगों को लोन की ज़रूरत है, बीज खरीदने, खाद खरीदने, किसी भी तरह की ज़रूरत होता है, तो ये नाबार्ड जो होता है उसको लोन प्रोवाइड करता था।
इसके अलावा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, यानी कि नाम से समझ में आ रहा लघु उद्योग विकास बैंक है, यानी उद्योगों को विकास के लिए यह वित्तीय सहायता देता था, यानी लोन देता था। यानी कि ये सारा समय उस समय का दूसरे चरण में ये सारे काम हुए थे। उसके बाद का रहा तीसरा चरण, जो कि 1991 से वर्तमान समय तक है। तो वर्तमान समय में अभी के समय तक, तो इस समय में भी बहुत सारे बदलाव हुए। अभी आप लोग क्या देखते हैं कि मोबाइल से बैंकिंग सिस्टम करने लगे हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब सारा चीज़ फ़ोन से करने लगा। तो ये वर्तमान समय में ये बैंकिंग सिस्टम का विकास हुआ है। तो 1991 से भारतीय बैंकिंग प्रणाली विकसित हो गया, मैंने काफ़ी डेवलप हो गया, काफ़ी विकसित हो गया। भारत सरकार ने विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया है, जिससे अर्थव्यवस्था विदेशी और निजी निवेशों के लिए खुल गई। भारत सरकार ने क्या किया है कि दूसरे देशों को बैंकों का इन्वाइट किया है कि आप हमारे देश में आकर बैंक खोलिए। और फिर निजी बैंक को भी परमिशन दे दी कि आप निजी बैंक भी खोल सकते हैं। यानी कि इतना बैंक खोलने का परमिशन सरकार दे के क्या किया है, कंपटीशन सरकार ने बढ़ाया है देश में, ताकि बैंकों में भी कंपटीशन हो। और इसके अलावा जो मोबाइल बैंकिंग हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, एटीएम, इसके बाद बहुत कुछ शुरू हुआ। यानी ये जो जितना हम लोग नाम देख रहे हैं, मोबाइल में बैंकिंग हम लोग अभी करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, एटीएम, ये सारा चीज़ तो वर्तमान समय में हम करते ही यूज करते हैं। यानी कि ये सब विकास वर्तमान समय में हुआ। उसके बाद देखिए, भारत सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों का प्रबंधन करने के लिए 1991 में नरसिम्हन समिति का गठन किया है। यानी कि बैंकिंग में सुधार करना है, बैंकिंग सिस्टम में कुछ खामियां हैं तो उसको कैसे दूर करना है, इसको लेकर 1991 में नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था, ताकि सरकार को ये कमेटी जांच करके बताएगा कि बैंकिंग में आखिर क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को और ज़्यादा सहूलियत हो। तो और इस दौरान सरकार ने विभिन्न निजी बैंकों को मंजूरी दी। यानी कि सरकार ने बैंक के मंजूरी दे दिया कि आप निजी बैंक भी देश में खोलिए। सरकारी बैंक तो है ही निजी बैंक खोलने का भी मंजूरी दे दिया। उसके बाद विदेशी बैंकों को भी कह दिया कि आप हमारे देश में आकर बैंक खोलिए। तो कुछ निजी बैंक का नाम दिया, जैसे एक्सिस बैंक, इंडिकेस बैंक, ICICI बैंक, ये सारे नाम तो हम सुनते रहते हैं जनरली, तो ये सारे निजी बैंक का नाम है। ठीक है, तो ये पूरा विकास आप लोगों ने लगता समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पूरा बैंकिंग सिस्टम के विकास को आप लोग को समझा दिया है। उम्मीद है आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आप लोगों को कोई सुझाव होगा हमारे वीडियो को लेकर और किसी टॉपिक को लेकर आप लोग को वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर।